हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉरएवर फार्मेसी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बी फार्मा के 7th सेमेस्टर से, जो कि है इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। ये आपको नया सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट में क्या है उसके बारे में हम पहले देख लेते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट नया है आपके लिए। उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि जान लेते हैं वो क्या है। ये सब्जेक्ट में क्या है, अगर हम देखेंगे नाम तो क्या है, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। अब यहाँ पे नाम से समझ में आ रहा है हमें क्या दिया है, एनालिसिस करना है। अब एनालिसिस का मतलब क्या होता है, आपको पता होगा कि एनालिसिस का क्या होता है। मतलब एनालिसिस होता है जो कोई भी कंपाउंड हो, मॉलिक्यूल हो, जब उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, उसकी क्वांटिटी चेक करते हैं, उसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसका एनालिसिस कर रहे हैं, उसका ऐसे कर रहे हैं। तब एनालिसिस हमने आप पढ़ा होगा पहले भी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में है। हम क्या करते थे, उसका क्वालिटी या फिर क्वांटिटी हम मेजर करते थे, वो क्या है, एनालिसिस है। वो एनालिसिस हमने जब यूज़ किया तो हमने कोई इंस्ट्रूमेंट का यूज़ नहीं किया था। अब हमें क्या यूज़ करना है, इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके कोई भी कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल्स का क्या करना है, एनालिसिस करना है। इसीलिए उसका नाम क्या दे दिया हमें, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। मतलब हम जब हम कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे और एनालिसिस करेंगे तो उसको हम क्या कर देंगे, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। अब ये आपको दिया किस लिए, बी फार्मा में दिया किस लिए, ये जो सब्जेक्ट है वो आपको आगे जाके एम फार्मा में काम आएगा, रिसर्च में काम आएगा, इंडस्ट्री में काम आएगा। आप कहीं पे भी जाएंगे तो ये सब्जेक्ट जो है वो आपको हमेशा यूज़ आने वाला है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से समझना है हमें कि ये क्या है, तो इस सब्जेक्ट में हमें ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है और इसमें क्या क्या यूजेस आएंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, वो सब हमें सब इसको डिटेल में पढ़ना है हमें। जैसे अगर आप एम फार्मा में जाएंगे तो एम फार्मा में फर्स्ट सेमेस्टर में भी है, ये सेकेंड सेमेस्टर में। अगर आप रिसर्च में भी आगे जाते हैं तो रिसर्च में आपको कोई भी कंपाउंड दे दिया तो आप कैसे पहचानेंगे कि वो कंपाउंड वही कंपाउंड है जो आपको चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस का यूज़ करना पड़ता है। इंडस्ट्री में इसका यूज़ आएगा। और सपोज एग्जांपल के लिए अगर हमने पैरासीटामोल लिया तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पैरासीटामोल ही है। तो वो सब जो है, जब भी नया प्रोडक्ट बनता है या फिर जो प्रोडक्ट पहले से ही है मार्केट में, उसको भी हमें क्या करना, उसकी क्वालिटी चेक करना पड़ता है, उसके ऐसे करने पड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें हम किसके थ्रू कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके कर सकते हैं। तो यही इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो यही सब्जेक्ट में हमें पढ़ना है कि वो कौन से इंस्ट्रूमेंट है और उसको हम कैसे एनालाइज करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो लेक्चर अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करिए। तो हम चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं, जो कि पहला यूनिट है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। अब यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे आपको क्या होगा, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी होगा। लेकिन हमें स्टार्ट क्या करना है, अगर आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी समझेगा तो जितने भी स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसे यूवी है, आईआर है, एनएमआर है, ये सभी क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी is the measurement and interpretation of electromagnetic radiation observed or emitted when the molecules or atoms or ions of a sample move from one energy state to another energy state. स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, एक मेजरमेंट और इंटरप्रिटेशन टेक्निक है जिसमें हम किसका इंटरप्रिटेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। अब इसका मतलब क्या है, हम इसमें क्या मेजर करेंगे, रेडिएशंस को मेजर करेंगे। अब ये रेडिएशन कोई भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स के रेडिएशन हो सकते हैं या फिर मैग्नेटिक रेडिएशन हो सकते हैं। जो कि ये जो रेडिएशन या तो एब्जॉर्ब होगा या फिर इमिट होगा, कौन करेगा, या फिर मॉलिक्यूल जो है, एटम्स है और आयन्स है, जो भी सैंपल है, सैंपल का मॉलिक्यूल होगा, एटम्स होंगे और आयन्स होंगे, ये क्या करेंगे, जो रेडिएशन है या तो उसको ऑब्जर्व करेंगे या तो उसको इमिट करेंगे। और इसी रेडिएशन को हमें क्या करना है, एनालाइज करना है, उसको इंटरप्रेट करना है कि वो कौन सा कंपाउंड है। और इसमें क्या होगा, एक एनर्जी स्टेट से दूसरा एनर्जी स्टेट में कन्वर्ट होगा। अभी इसका मतलब क्या है कि ग्राउंड स्टेट, अगर कोई कंपाउंड ग्राउंड स्टेट पे है, ग्राउंड स्टेट में है तो क्या जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, या फिर एक्साइटेड स्टेट में है तो वापस से कहाँ आएगा, ग्राउंड स्टेट में आएगा। जब ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो क्या करेगा, रेडिएशंस देंगे। वही रेडिएशन को हमें मेजर करना होता है। या फिर एक्साइटेड स्टेट तो वापस से ग्राउंड स्टेट में जाएगा तो भी क्या करेगा, वो रेडिएशन को इमिट करेगा। वो रेडिएशन को हमें क्या करना है, मेजर करना है। ठीक है, यही होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक। और सभी कंपाउंड का जब रेडिएशन होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, उसी से हम इंटरप्रेट करते हैं कि ये कंपाउंड क्या होगा। तो ये आई होप कि स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको समझ में आया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज मेड अप ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो किससे बने हैं, डिस्क्रीट पार्टिकल्स से बने हैं। डिस्क्रीट पार्टिकल मतलब छोटे छोटे पार्टिकल से बने, उसको हम क्या कहते हैं, फोटोन्स कहेंगे। ठीक है, उसी फोटोन्स को मेजर करेंगे। अगर हम बात करें एट द ग्राउंड स्टेट, द एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज सम टोटल ऑफ रोटेशन, वाइब्रेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। अगर कोई भी कंपाउंड ग्राउंड स्टेट में है, कोई भी मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में है, तो उसका जो एनर्जी होगा वो क्या होगा,
तो हम टोटल होगा किसका, रोटेशनल एनर्जी का, वाइब्रेशनल एनर्जी का और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जीज का। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या करेगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी मेजर्स द चेंजेस इन रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जीज। जब भी रोटेशनल एनर्जी में, वाइब्रेशनल एनर्जी में, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जीज में चेंजेस होंगे, ये कब होगा, जब वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, या फिर एक्साइटेड स्टेट से वापस से कहाँ पे आएगा, ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो जब ये जो चेंजेस है, तब वो चेंजेस होते वक्त हम उसको जब मेजर करेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहेंगे। अब ये जो चेंजेस है हमें किसका यूज करके करना है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का। मतलब यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, यूवी रेडिएशन यूज करना है, विजिबल रेडिएशन हमें यूज करना है, और वो रेडिएशन यूज करके हमें क्या करना है, मेजरमेंट करना है किसका, रोटेशनल का, वाइब्रेशनल या फिर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जीज के चेंजेस का। अब हम बात करें वेवलेंथ की, तो जो कुछ यहाँ पे इस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ टर्म्स पता होने चाहिए, जो कि आगे जाके यूज होंगे, रिपीट होंगे, तो वो कंफ्यूजन हो जाता है। तो इससे पहले हम कुछ टर्म्स को देख लेते हैं क्या होता है। पहला टर्म है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा और मिनिमा। वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, एक डिस्टेंस है किसके बीच में, एक सक्सेसिव मैक्सिमा के बीच में, या फिर दो सक्सेसिव मैक्सिमा के बीच में, या फिर दो सक्सेसिव मिनिमा के बीच। मैक्सिमा का मतलब जिसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, और मिनिमा का मतलब क्या, मिनिमम वैल्यू होगा। तो हम डायग्राम से समझते हैं ये क्या है, इसका यह है मैक्सिमम वैल्यू, ये क्या है उसका मैक्सिमम है, ये पीक है इसका। दोनों पीक को अगर हमने क्या किया, उसका ये जो पीक है, ये दोनों का डिस्टेंस हमने जब मेजर किया, तो क्या हो जाएगा, उसका वेवलेंथ हो जाएगा। सेम हम मिनिमा का भी मेजर कर सकते हैं, इसका पीक है, मिनिमा का पीक है ये, उसको हमने क्या किया, डिस्टेंस को मेजर किया, वो क्या हो जाएगा, वेवलेंथ हो जाएगा। अब वेवलेंथ जो है वो हम मेजर किस में कर सकते हैं, मीटर्स में मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर्स में मेजर कर सकते हैं, और मिलीमीटर्स में, नैनोमीटर्स में हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है। अब सेंटीमीटर मतलब क्या होगा, 10⁻² मीटर, मिलीमीटर्स क्या होगा, 10⁻³ मीटर। ठीक है। वेवलेंथ हमेशा यूज करना है। और वेवलेंथ जो है वो जैसे अगर हमने बात की यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम वेवलेंथ यूज करते हैं। तो अगर हमने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बोला तो हम वेवलेंथ यूज नहीं करेंगे। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि वेवलेंथ बोला है, वेव नंबर बोला है, या फिर फ्रीक्वेंसी बोला है। ठीक है। हम कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए अलग अलग वैल्यूज यूज की जाती है। ठीक है। समझ रहा है कि वेवलेंथ क्या होगा, वेवलेंथ क्या होगा, एक डिस्टेंस है किसके बीच में, दो मैक्सिमा या फिर दो मिनिमा के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट है वेव नंबर। वेव नंबर क्या है, इट इज अ नंबर ऑफ वेव्स पर सेंटीमीटर। अगर हम 1 सेंटीमीटर के बारे में बात करें तो उसमें कितने वेव्स पास होंगे, उसको हम क्या कहेंगे, वेव नंबर कहेंगे। इसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, वी डैश, यहाँ पे हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर इनवर्स। इसका फॉर्मूला होगा v इज इक्वल्स टू 1/वेवलेंथ। ठीक है। ये क्या उसका लैम्बडा है, ये 1/वेवलेंथ से हम इसको एग्जाम्पल से मतलब इसको बताइए, उसका फॉर्मूला है। एग्जाम्पल से समझे तो वेवलेंथ अगर हमें दिया है 2.5 माइक्रो, तो वेव नंबर कितना होगा। तो अगर वेवलेंथ हम निकालें तो वेवलेंथ इज इक्वल टू 2.5 माइक्रो। अगर उसको हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, क्योंकि हमें वेव नंबर किस में मेजर करना है, सेंटीमीटर में ही मेजर करना है, तो 2.5 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर हो जाएगा। तो निकाले अगर हमने वेव नंबर निकाला तो फॉर्मूले में डालेंगे हम इसको, तो क्या होगा 1/2.5 × 10⁻⁴, जो कि वैल्यू आएगा 4000 सेंटीमीटर इनवर्स। ये क्या होगा, वेव नंबर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, और हमेशा आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम किस में मेजर करते हैं, वेव नंबर में मेजर करते हैं। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ कंप्लीट वेवलेंथ यूनिट्स पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट इन यूनिट टाइम। अब यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है वेव नंबर से और वेव फ्रीक्वेंसी से। वेव नंबर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर में कितने वेव पास होंगे, वो क्या होता है, हमारा वेव नंबर होता है। वही फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कंप्लीट वेवलेंथ यूनिट्स होंगे, मतलब कितने वेव्स यहाँ से पास होंगे, उसको हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे। एक यूनिट टाइम के अंदर कितने पास हो रहे हैं, वो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। और उसको हम किससे एक्सप्रेस करते हैं, न्यू से। ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज मेजर इन हर्ट्ज और सीपीएस, मतलब क्या होगा, साइकिल पर सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर कितने साइकिल हो रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। और वेव नंबर क्या था, 1 सेंटीमीटर में कितने वेव पास होंगे, वो वेव नंबर हो जाएगा। उसी के अपोजिट क्या है, फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड के अंदर कितने वेव पास हो जाएंगे, वो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ठीक है। 1 हर्ट्ज किसके इक्वल है, 1 साइकिल सेकेंड इनवर्स के इक्वल है। फॉर्मूला क्या है, फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है। तो उसको अगर हम लिखेंगे तो v इज इक्वल टू c/λ। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ EMR। ठीक है। EMR मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेलोसिटी है, जो रेडिएशन उसकी वेलोसिटी कितनी है, ये फॉर्मूला है। ठीक है। अगर हम बात करें तो वेवलेंथ क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों, तो ग्रेटर द वेवलेंथ
स्मॉलर इज द फ्रीक्वेंसी। अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट एनर्जी है, नेक्स्ट टर्म एनर्जी। एनर्जी ऑफ एन ईएमआर मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी एनर्जी कैन बी गिवन बाय फॉलोइंग इक्वेशन। हम इक्वेशन से डिराइव कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू एच वी। ये क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला। ये ई क्या है, एनर्जी ऑफ रेडिएशन, एच क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट, जो कि वैल्यू होता है 6.64 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स। वी क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। और फॉर्मूला अगर हम डालें तो सिंस वी इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्बडा है तो इज इक्वल्स टू एच वी इज इक्वल्स टू एच सी वी। ये क्या हमारा फॉर्मूला आ गया। तो एनर्जी ऑफ अ रेडिएशन डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। ये फॉर्मूला के हिसाब से जो एनर्जी होगा किस पे डिपेंड करेगा, पहले तो डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी, दूसरा चीज़ क्या है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा। तो एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा एनर्जी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, वही वेवलेंथ क्या है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। तो जितनी ज़्यादा वेवलेंथ उतना कम उसकी एनर्जी होगा, जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज़्यादा उसकी एनर्जी होगा। इसको हमें इस तरीके से समझना है। ठीक है, सपोज कोई ज़्यादा वेवलेंथ का है, एग्जाम्पल अगर हम यूवी के लिए तो यूवी का जो वेवलेंथ, यूवी विजिबल का जो वेवलेंथ है वो कितना होगा, 200 to 400 होता है यूवी का, और 400 से लेके 800 होता है विजिबल का। तो यहाँ पे वेवलेंथ क्या है, कम है, तो एनर्जी क्या होगी इनकी, ज़्यादा होगी। वही अगर इसकी वेवलेंथ देखें तो इसकी वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। अब समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब हम बात कर लेते हैं कि कितने टाइप्स का स्पेक्ट्रोस्कोपी है और हमारा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन से टाइप का है। अब इसके हिसाब से दो तरीके के स्पेक्ट्रोस्कोपी है। पहले एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और इमिशन। हमने पहले ही देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या तो इमिट होता है या फिर ऑब्जॉर्व होता है। उसी की बेसिस पे हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी को क्या किया, क्लासीफाई किया। या तो रेडिएशन क्या होगा, ऑब्जर्व होगा, या तो क्या होगा, इमिट होगा। ठीक है, अगर जो रेडिएशन है अगर ऑब्जर्व हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑब्जर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। व्हेन ऑब्जर्प्शन ऑफ रेडिएशन इज बीइंग स्टडीड, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहेंगे। एग्जांपल के लिए यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, कैलोरीमेट्री, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक ऑब्जर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये सब क्या है, ऑब्जर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ पे जो सैंपल होगा वो क्या करेगा, रेडिएशन को ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, उसको हम जब स्टडी करेंगे कितना रेडिएशन उसने ऑब्जर्व किया, उसको हम क्या करेंगे, ऑब्जर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। किसमें पॉसिबल है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में है, कैलोरीमेट्री में है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में है, एटॉमिक ऑब्जर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा टाइप का है, इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, व्हेन इमिशन ऑफ रेडिएशन इज बीइंग स्टडीड, उसको हम क्या कहेंगे, इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एग्जांपल क्या है, फ्लेम फोटोमेट्री और फ्लोरोमेट्री है। ये दोनों क्या है, इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ पे जो सैंपल है वो रेडिएशन को ऑब्जर्व की जगह पे क्या कर बदले क्या करेगा, उसको इमिट करेगा, तो क्या हो जाएगा, इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी हो जाएगा। एग्जांपल में क्या था, फ्लेम फोटोमेट्री और फ्लोरोमेट्री है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डायग्राम से, उसको हम समझे कि वेव, जो वेव रेंज डायग्राम से समझे कि वेव नंबर कैसे होंगे। ये क्या है, देखो इसको हमने किस में लिया, वेवलेंथ में लिया है। तो सबसे पहले क्या दिया है हमें, गैमा रेज दिया। तो गैमा रेव्स का अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो कितना है, 10⁻⁻14 है। नेक्स्ट है एक्सरेज, उसके बाद अल्ट्रावायलेट, उसके बाद ये जो रीजन है वो क्या है, विजिबल रीजन है, उसके बाद इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो। ठीक है, अब इसमें हम बात करें तो अल्ट्रावायलेट के पास कितना है, 10⁻⁸। वेवलेंथ में इसको मीटर्स में दिया, इसको हमें कन्वर्ट किया, अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो नैनोमीटर में, जब मेजर करेंगे तो नैनोमीटर में इसको कन्वर्ट करके मेजर करते हैं, यूवी का और वेवलेंथ, सॉरी विजिबल का। ठीक है, तो विजिबल में क्या क्या चीज़ें आएंगी, विजिबल में आएंगी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये क्या होता है उसके विजिबल के कलर्स हैं। अब यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, विजिबल 370 से लेके 750 तक। और वेवलेंथ किस में मेजर कर रहे हैं, नैनोमीटर में। जो ऊपर वाला स्केल दिया है किस में दिया है, मीटर्स में दिया, ये जो स्केल है किस में दिया है, नैनोमीटर्स में दिया। वही अगर हम यूवी की बात करें तो यूवी जो होगा वो क्या होगा, मेजर करेंगे 200 to 400 नैनोमीटर में। ठीक है, नैनोमीटर हमने किस में मेजर किया, नैनोमीटर में मेजर किया। अगर हम ये इसको देखिए क्या है, हमारा फ्रीक्वेंसी का है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम गैमा रेस की बात करें तो यहाँ की फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है, और यहाँ पे इस तरफ आते वक्त क्या होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, लो हो गई। तो अगर जब हाई फ्रीक्वेंसी होगा तो एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। हमने पहले ही बताया, हाई फ्रीक्वेंसी हाई एनर्जी, लो फ्रीक्वेंसी लो एनर्जी। और यहाँ पे क्या है, वेवलेंथ क्या है, कम है। ठीक है, माइनस में यहाँ पे पॉजिटिव में है, तो वेवलेंथ क्या है, यहाँ पे लो है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या है, हाई है, और एनर्जी भी क्या होगी, हाई होगी। क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और वेवलेंथ क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है,
ये समझा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा टॉपिक अब यहाँ से स्टार्ट होगा, क्या है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, ये चार्ट समझ में, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का रेंज क्या होगा, 200 to 400 होगा हमारा, 400 नैनोमीटर होगा हमारा यूवी का, और 400 to 800 होगा हमारा विजिबल का। नेक्स्ट हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बात करें तो यूवी अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ ऑब्जर्प्शन ऑफ यूवी रेडिएशन विच रेंजेस फ्रॉम 200 to 400 नैनोमीटर। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो यूवी अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, यूवी कलेक्ट कर रहे हैं और विजिबल कलेक्ट कर रहे हैं। तो यूवी क्या है, इसमें क्या होता है, ऑब्जर्प्शन होगा किसका, यूवी रेडिएशन का ऑब्जर्प्शन होगा, और रेंजेस क्या होंगी 200 to 400 नैनोमीटर। जो यूवी रेडिएशन है उसको हम कब कहेंगे कि यूवी रेडिएशन है, जब वो 200 से लेकर 400 का नैनोमीटर में उसका रेडिएशन होगा तो क्या होगा, वो यूवी रेडिएशन हो जाएगा। नेक्स्ट है विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, द स्टडी ऑफ ऑब्जर्प्शन ऑफ विजिबल रेडिएशन वोज वेवलेंथ रेंजेस फ्रॉम 400 to 800 नैनोमीटर। ठीक है, विजिबल हम कब कहेंगे, विजिबल रेडिएशन कब कहेंगे, जब वो 400 से लेकर 800 नैनोमीटर तक का होगा तो क्या हो जाएगा, वो विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी। अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें तो क्या हो जाएगा, 200 to 800 रेंज हो जाएगा, 200 to 800 इसका रेंज हो जाएगा। In both UV as well as visible spectroscopy, only the valence electron observe the energy, thereby the molecule undergo transition from ground state to excited state। जो यूवी या फिर विजिबल दोनों ही स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, वही क्या करेंगे, एनर्जी को ऑब्जर्व करेंगे, रेडिएशंस को ऑब्जर्व करेंगे, उसका ट्रांजिशन होगा ग्राउंड स्टेट से किस में जाएगा, वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, वही हमें मेजर करना है। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। समझाइए। नेक्स्ट है लॉ गवर्निंग ऑब्जर्प्शन ऑफ रेडिएशन। अब कौन से लॉज है जो ऑब्जर्प्शन ऑफ रेडिएशन को गवर्न करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसके लिए हमें यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए दो लॉज दिए हैं, एक है पहला है बियर्स लॉ, दूसरा लैम्बर्ट लॉ। बियर्स लॉ जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ ऑब्जर्विंग स्पीशीज। ठीक है, वो जो भी सैंपल दिया रहेगा उसका कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा कि वो कितना रेडिएशन ऑब्जर्व करेंगे। ये किसका स्टेटमेंट है, बियर्स लॉ का। नेक्स्ट क्या, लैम्बर्ट्स लॉ क्या कहता है, रिलेटेड टू थिकनेस पाथ लेंथ ऑफ ऑब्जर्विंग स्पीशीज। जो भी ऑब्जर्विंग स्पीशीज है उसका पाथ लेंथ कितना, उसका थिकनेस कितना है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक, एग्जाम्पल से समझिए, सपोज ये क्या सैंपल सेल है। ठीक है, सैंपल सेल्स में हमने क्या रखा है, सैंपल दिया है। अभी सैंपल में कितना कंसंट्रेशन होगा, ठीक है, कितना कंसंट्रेशन होगा वो डिपेंड करेगा क्या बताएगा, वो हमारा बियर्स लॉ बताएगा। अब यहाँ पे जो पाथ लेंथ है, मतलब इसका जो डिस्टेंस है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, वो किसके रिलेटेड है, वो लैम्बर्ट्स लॉ के रिलेटेड है। तो दोनों को हमें पढ़ना है, बियर्स लॉ, लैम्बर्ट्स लॉ। और ये एक पहले हम सिंगल लॉज को पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसको क्या करना होता है, कंबाइन करना है। तो क्या है, बियर्स लॉ क्या कहते हैं, व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन of an observing substance, the rate of decrease of intensity of radiation with thickness of the absorbing solution is proportional to the intensity of incident radiation as well as the concentration of the solution। स्टेटमेंट क्या कर रहा है, जब भी हम बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है, कलर। अब कलर कौन सा होगा, एक ही कलर का अगर हमने क्या किया, रेडिएशन पास किया, किससे पास किया हमने, सोल्यूशन ऑफ ऑब्जर्विंग सब्सटेंस। जो सब्सटेंस है वो क्या कर सकता है, रेडिएशन को ऑब्जर्व कर सकता है। ऐसे सोल्यूशन से हमने क्या किया, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन को पास किया। तो क्या होगा, द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, जो इंटेंसिटी से रेडिएशन आ रहा था उसमें क्या होगा, डिक्रीज होगा। कैसे डिक्रीज होगा, थिकनेस के साथ, जितना ज़्यादा ऑब्जर्विंग सोल्यूशन का जो थिकनेस होगा उसके साथ, प्लस क्या होगा, कितना ज़्यादा कंसंट्रेशन है। ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा कि कितना डिक्रीज हुआ है। वो क्या होगा, जो डिक्रीज है वो किसके प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल किसके, वो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एज वेल एज कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो अगर इसके ये स्टेटमेंट को अगर हमने एक्सप्रेस किया तो कैसे लिखेंगे हम, -di/dc डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। ये क्या है, हमारा इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है, और ये क्या है, कितना इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन डिक्रीज हुआ है, और इसका क्या है, डिक्रीज मतलब उसका कंसेंट्रेशन। अब यहाँ पे डी का मतलब क्या आता है, इनफाइनेटली स्मॉल। अगर हमने स्मॉल पोर्शन के बारे में डिस्कस किया था तो अब इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्या होगा, द डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। मतलब क्या है हमारा, आई क्या है हमारा इंसिडेंट रेडिएशन, जिसको हमने भेजा था। ठीक है, सैंपल से, जो सैंपल सेल है उससे हमने इसको क्या किया था, भेजा था। ये हमारा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। विथ कंसेंट्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। वो क्या होगा, जो भी डिक्रीज हुआ है, ये जो डिक्रीज हुआ है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके आई।
जो फर्स्ट स्टेटमेंट है डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट लाइट विद कंसंट्रेशन, इसके बारे में है। इस प्रोपोर्शनल किसके है, ये आई के प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट क्या है, अगर हमने प्रोपोर्शनलिटी जो साइन है उसको हमने रिमूव किया तो क्या होगा, माइनस डी आई बाई डी सी इज इक्वल्स टू के। क्या है यहाँ पे, रिमूविंग एंड इंट्रोड्यूसिंग द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, उसको हम के किससे डिनोट कर रहे हैं, के से। ठीक है, तो माइनस डी आई बाई आई इज इक्वल्स टू के डी सी। अगर हमने इसको रीअरेंज किया तो क्या हो जाएगा, माइनस डी आई बाई आई इज इक्वल्स टू के डी सी। इसका हमने क्या किया, रीअरेंजिंग टर्म्स। नेक्स्ट अगर हमने इसमें क्या लगाया है, इंटीग्रेशन किया है, तो इंटीग्रेशन में वो क्या हो जाएगा, जो नीचे है वो क्या हो जाएगा, ये सेम ही हो जाएगा। जब इंटीग्रेशन लगाते हैं तो हम ये सेम हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या डिफरेंशिएशन से हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। डिफरेंशिएशन मतलब स्मॉल पोर्शन में हमने उसको लिया था, अब हमने क्या किया, पूरे पोर्शन को मिला दिया, तो क्या हो जाएगा, वो सेम हो जाएगा। माइनस एन आई बाई आई इज इक्वल्स टू के सी प्लस बी। अब यहाँ पे बी क्या है, ऑन इंटीग्रेशन बी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बी क्या होता है, कांस्टेंट होता है इंटीग्रेशन का। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। व्हेन कंसंट्रेशन, अगर हमने क्या किया, कंसंट्रेशन का अमाउंट क्या रखा है, 0 को रखा है, हमने कोई कंसंट्रेशन यहाँ पे नहीं लिया है, तो देयर इज नो ऑब्जर्वेंस। जब कंसंट्रेशन ही नहीं होगा तो ऑब्जर्वेंस भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इंसिडेंट जो रेडिएशन है वो किसके होगा, मतलब आई जो हमारा इंसिडेंट रेडिएशन जो इंटेंसिटी वो क्या हो जाएगा, आई 0 हो जाएगा। तो उसको हमने यहाँ पे आई की जगह पे ये रखा है, यहाँ पे सी की जगह रखा है प्लस बी। तो हमें क्या मिला है, बी का वैल्यू क्या मिला है, माइनस आई एन बाय माइनस आई एन आई नोट। ठीक है, ये हमें मिला है। नेक्स्ट आई, जब हमने वैल्यू को, जो हमारा वैल्यू बी की वैल्यू है उसको हमने वापस से इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किया, फर्स्ट फॉर्मूले में, फर्स्ट इक्वेशन में, तो माइनस आई इज इक्वल्स टू के सी माइनस आई नोट के सी माइनस आई एन आई नोट हो जाएगा। आई एन का मतलब क्या, इंटीग्रेशन। इसको हमने फिर से रीअरेंज किया तो ये वहाँ जाने के बाद क्या हो जाएगा, आई एन माइनस आई एन आई नोट माइनस आई एन आई इज इक्वल्स टू के सी। हमने क्या, हमें अगर हमने फॉर्मूला लगाया तो लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बाय बी होता है। तो इसको इस फॉर्मूले से हम, इस फॉर्मूले को, ये जो इक्वेशन है इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसके हिसाब से। ठीक है, ये क्या होगा, जब हमने इंटीग्रेशन को रिमूव किया और उसको लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम में लगाया तो क्या हो जाए, नेचुरल लॉगरिथम को हमने इसको रिमूव किया तो हमें ये मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट मतलब आई नोट बाय आई इज इक्वल्स टू ई रेज टू के सी। ठीक है, अगर हमने बोथ साइड में क्या किया, इन्वर्स किया, ये जो वैल्यू है वो क्या किया हमने, इसको इन्वर्स किया, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और आई अपॉन आई नोट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन की वैल्यू है। ठीक है, समझा ये हमारा क्या है, बियर्स लॉ होगा। ठीक है, इक्वेशन 4 बियर्स लॉ हो जाएगा। नेक्स्ट हमें देखना है लैम्बर्ट्स लॉ। लैम्बर्ट्स लॉ क्या कहता है, व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन पासेस थ्रू अ homogeneous observing medium, the rate of decrease of intensity of radiation with thickness of observing medium is proportional to the intensity of incident radiation। जैसा हमने उसमें देखा था, उसमें क्या था, जो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन था किसके प्रोपोर्शनल था, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के था। इसमें क्या होगा, सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो ठीक है, थिकनेस के साथ हम जाएंगे, माइनस डी आई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू के आई। ये यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो टर्म्स है, उसके बारे में देख लेते हैं। आई क्या है यहाँ पे, आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन आफ्टर पासिंग थ्रू अ थिकनेस एक्स। आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है जब वो पास कर देगा एक एक्स थिकनेस के साथ। ठीक है, एक्स थिकनेस को जब पास करेगा तो हमें क्या मिलेगा, एक इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन मिलेगा, उसको हमने किससे डिनोट किया, आई से डिनोट किया। यहाँ पे dx का इन्फाइनेटली स्मॉल डिक्रीज इन रेडिएशन इंटेंसिटी ऑन पासिंग थ्रू इन्फाइनेटली स्मॉल थिकनेस dx। उसको हमने क्या किया, dx का एक स्मॉल पोर्शन है, एक स्मॉल थिकनेस एरिया है जिसको हमने क्या किया, कंसिडर किया है। नेक्स्ट माइनस डी आई बाई डी एक्स क्या, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी के यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब हमने क्या कंसिडर किया, लेट आई नोट बी द इंटेंसिटी बिफोर पासिंग द ऑब्जर्विंग मीडियम। आई नोट क्या है, हमारा इंटेंसिटी है जो पास होने से पहले, मतलब ये हमारा हो जाएगा आई नोट और ये हो जाएगा हमारा आई। मतलब पासिंग से पहले क्या था, वो आई नोट है, पास होने के बाद क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो ये हमने लिखा माइनस डी आई बाई आई इज माइनस डी आई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू के आई। ठीक है, नेक्स्ट माइनस डी आई बाई आई इज इक्वल्स टू, हमने क्या किया, इसको रीअरेंज किया तो के डी एक्स हो जाएगा। हमने क्या किया, इंटीग्रेशन लगाया, हमने रेंज कहाँ पे रखा है, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है बिफोर और आफ्टर। तो हमें इंटीग्रेशन कहाँ से लगाना है, आई नोट टू
आई तक लगाना है, और एक्स 0 से लेके एक्स मतलब जब कोई थिकनेस नहीं यूज़ किया था तब, और एक थिकनेस पार करने के बाद तक। तो एक्स इज इक्वल्स टू 0 से लेके एक्स इज इक्वल्स टू एक्स तक लेना है हमें। तो हमने यहाँ पे लो जो जहाँ से स्टार्ट करना होता है इंटीग्रेशन में उसको हम नीचे लिखते हैं, और जहाँ तक जान देना होता है इंटीग्रेशन का उसको हम ऊपर ऊपर वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, इसको हमने इस तरीके से लिखा है, एक्स को भी लिखा है एक्स इज इक्वल्स टू 0 और एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे एक्स हो जाएगी इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है, इंटीग्रेशन लगाने के बाद इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस के एक्स। जो वैल्यू हमें ये जो है हमने इसको क्या किया यहाँ पे भेजा, तो हमें क्या मिलेगा, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट ई रेस टू माइनस के एक्स। ये हमारा इक्वेशन 4 है। ये क्या है, इक्वेशन हमारा लेमर्स लॉ का इक्वेशन है। नेक्स्ट हमें इक्वेशन जो थर्ड और फोर्थ, मतलब हमें बीयर्स लॉ का इक्वेशन और लैम्बर्ट लॉ का इक्वेशन को क्या करना है, कंबाइन करना है। जैसे ये जो हमारा ये क्या था, हमारा बीयर्स लॉ का इक्वेशन था। ठीक है, ये हमारा क्या था, बीयर्स लॉ का इक्वेशन था। इसको और हमें जो हमारा इक्वेशन अभी हमें मिला है उसको हमें क्या करना है, कंबाइन करना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट ई रेस टू माइनस के सी एक्स। ठीक है, आई इज नेक्स्ट अगर हमने इसमें क्या किया, नेचुरल लॉगरिथम जो है वो बेस 10 लगाया, तो हमें क्या मिलेगा, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट 10 रेस टू माइनस, ये जो एक्सपोनेंशियल है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और हमें क्या मिलेगा, बेस 10 हमने यूज किया, तो 10 माइनस के एक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, आई इज इक्वल्स टू आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल्स टू 10 रेस टू माइनस के सी एक्स। यहाँ पे क्या किया, हमने रीअरेंज किया टर्म्स को। ठीक है, आई जो वहाँ पे था यहाँ पे था वैल्यू, उसको हमने क्या किया, नीचे की तरफ लगा दिया। उसको हमने वापस से इन्वर्स किया, तो आई अपॉन आई नॉट अपॉन आई इज इक्वल्स टू 10 के सी एक्स। ठीक है, इसके बाद जब हमने दोनों साइड लॉग लगाया तो हमें क्या मिलेगा, लॉग आई नॉट अपॉन आई इज इक्वल्स टू के सी एक्स। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों तरफ लॉग लगाया। अब ये हमें क्यों ज़रूरी है, जो हमने लास्ट में किया है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, ऑब्जॉर्बेंस निकालना है कि कितना ऑब्जॉर्बेंस हो रहा है। जब हम टोटल ऑब्जॉर्बेंस निकालते तो उसी को हम क्या कह देंगे, बीयर्स लैम्बर्ट्स लॉ कह देंगे। ठीक है, ट्रांसमिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रांसमिटेंस का फॉर्मूला होता है आई अपॉन आई नॉट, एंड ऑब्जॉर्बेंस का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल्स टू लॉग 1/t। ठीक है, ट्रांसमिटेंस क्या होता है, 1 आई अपॉन आई नॉट, और ऑब्जॉर्बेंस का फॉर्मूला होता है लॉग 1/t। ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, वो ट्रांसमिटेंस की। ये जो ए है वो हमारा मतलब क्या होगा, हमारा हमने क्या किया, ट्रांसमिटेंस की वैल्यू लिखी आई अपॉन आई नॉट। तो हमने आई अपॉन आई नॉट को जब हमने फिर अरेंज किया तो ये आई नोट क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, हमें क्या मिलेगा, लॉग आई नोट अपॉन आई। ठीक है, ये जो वैल्यू है हमें कहाँ मिल रही थी, यहाँ मिल रही थी। ठीक है, ये वैल्यू हमें कहाँ मिल रही थी, यहाँ मिल रही थी। ठीक है, तो ये क्या है, के सी एक्स के इक्वल है। ये जो वैल्यू है किसके इक्वल है, के सी एक्स के इक्वल है। तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, यही हमारा ये इक्वेशन जो हमें मिला है वो क्या होगा, बीयर्स लैम्बर्ट्स लॉ होगा। ठीक है, बीयर्स लैम्बर्ट्स लॉ का हमें इक्वेशन होगा। जो हमने फर्स्ट इक्वेशन देखा था वो क्या था, हमारा बीयर्स का इक्वेशन था। जो सेकेंड इक्वेशन देखा था हमारा लैम्बर्ट्स का इक्वेशन है। जो हमने अभी निकाला, ऑब्जॉर्बेंस की वैल्यू निकाली, वो क्या होता है, हमारा बीयर्स लैम्बर्ट्स लॉ होता है। अब ये जो बीयर्स लैम्बर्ट्स लॉ है उसके कुछ लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन क्या है, दिस लॉ इज नॉट ओबे, ये कहाँ कहाँ पे ओबे नहीं करेगा वो उसके बारे में पढ़ना है। When different forms of observing molecules are in equilibrium as in keto-enol tautomers, इसका मतलब क्या, अगर एक ऑब्जर्विंग मॉलिक्यूल है तो हम इसका यूवी मतलब जो बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ को हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 या 3 ऑब्जर्विंग मीडियम, सपोज अगर हमने एक बात की, ये हमारा सैंपल सेल है, इसमें एक सैंपल है, 2 सैंपल है। ठीक है, और दोनों क्या है, इक्विलिब्रियम पे है, तो जो रेडिएशन होगा वो क्या होगा, दोनों ही ऑब्जर्व करे सपोज, तो क्या हो जाएगा, इसमें जो वैल्यू हो जाएगी, जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जर्वेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, ई क्या है हमारी इमर्सिबिलिटी होती है, के हमारा कंसेंट्रेशन है, और एक्स क्या है हमारा थिकनेस है। ठीक है, सी क्या होता है कंसेंट्रेशन है, एक्स क्या है थिकनेस है। अब यहाँ पे कंसेंट्रेशन पे तो वेरी हो गई। ठीक है, यहाँ पे कंसेंट्रेशन क्या है, दोनों इक्विलिब्रियम पे है, तो ये क्या हो गया, इसको ओबे नहीं करेगा। सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल अगर प्रेजेंट होगा, एक ही ऑब्जर्विंग मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, तो ही हम बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कीटो इनोल ट्राटोमर्स दिया है। कीटो इनोल ट्राटोमर्स का मतलब क्या, कीटो जो है वो इनोल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, और इनोल ग्रुप पे वापस कीटोन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इसका लिमिटेशन हो गया। नेक्स्ट, व्हेन फ्लोरोसेंट कंपाउंड्स आर प्रेजेंट, फ्लोरोसेंट कंपाउंड का मतलब क्या होता है, हमने पहले भी देखा, हमने क्या फ्लोरोमेट्री देखी थी। फ्लोरोमेट्री क्या थी, इमिशन। जो फ्लोरोसेंट कंपाउंड होंगे मतलब क्या करेंगे, लाइट को इमिट करेंगे। ठीक है, ऑब्जर्व नहीं करेंगे, क्या करेंगे, रेडिएशन को इमिट करेंगे।
तो वो उसमें हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट, व्हेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट फॉर्म कॉम्प्लेक्स थ्रू सम सॉर्ट ऑफ एसोसिएशन, अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या कर दिए, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर दिए, तो अब इसमें हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि हमारा सॉल्वेंट ही सॉल्यूट के साथ रिएक्ट कर दे रहा है, ठीक है, सॉल्वेंट ही हमारे सॉल्यूट के साथ रिएक्ट कर देगा, तो जो हमें सैंपल है वो तो कम हो गया। ठीक है, सैंपल जो है हमारा, हम कैसे हमें क्या फाइंड करना है, कंसंट्रेशन पे जो है वो डिपेंड नहीं कर पाएगा। तो ये क्या उसका लिमिटेशन। नेक्स्ट हमें पढ़ना है कुछ इसके हमें क्या करना है, डेविएशन, जो हमारा रिजल्ट होगा, जो बियर्स-लैम्बर्ट लॉ उसका कुछ क्या होगा, अगर उसके रिजल्ट से कुछ डेविएशन आता है, कुछ बदलाव आता है, उसको हम क्या कहेंगे, डेविएशन फ्रॉम बियर्स-लैम्बर्ट लॉ। वो क्या, सिस्टम is said to be obey law when a plot of concentration versus absorbance gives straight line। हम कब कहेंगे जो सिस्टम है वो कब इस लॉ को ओबे कर रहा है, जब हमने क्या किया, कंसंट्रेशन वर्सेस ऑब्जॉर्बेंस को किए, जैसे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ऑब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन को हमने ग्राफ किया, तो हमें क्या मिलना चाहिए, स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए। तब हम क्या कहेंगे, ये लॉ जो है वो ओबे हो रहा है। व्हेन अ स्ट्रेट लाइन इज नॉट ऑब्टेन, दैट इज अ नॉन लीनियर कर्व इज ऑब्टेन in a plot of concentration versus absorbance, the system is said to undergo deviation from Beers-Lambert's law। अगर हमें स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रहा है और हमें नॉन लीनियर कर्व मिल रहा है, ठीक है, जब भी हम कंसंट्रेशन वर्सेस अब्जॉर्बेंस को देख रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, वो बियर्स-लैम्बर्ट लॉ से क्या गया है, डेविएशन में गया है, मतलब उसके उल्टा गया है, ठीक है, डेविएट कर रहा है, उसको में डिफरेंस आ रहा है। डेविएशन कैन बी पॉजिटिव। अब ये डेविएशन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब पॉजिटिव डेविएशन क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन रिजल्ट व्हेन अ स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन प्रोड्यूस ग्रेटर चेंज इन ऑब्जॉर्बेंस। अगर हमने थोड़ा सा अमाउंट में थोड़ा सा ही कंसंट्रेशन को चेंज किया, लेकिन जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, ठीक है, जो ऑब्जॉर्बेंस है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज हो जा रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन कब कहेंगे, नेगेटिव डेविएशन व्हेन अ लार्ज चेंज इन कंसंट्रेशन प्रोड्यूसेस स्मॉलर चेंज इन ऑब्जॉर्बेंस। अगर हमने नेगेटिव डेविएशन कब कहेंगे, जब हमने थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन हमने चेंज किया, फिर भी ऑब्जॉर्बेंस में क्या है, थोड़ा सा ही चेंजेस आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा। इसको हम ग्राफ से समझे, ये हमारा ऑब्जॉर्बेंस का है और ये क्या है, हमारा कंसंट्रेशन है। तो अगर जब हम कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो हमारा ऑब्जॉर्बेंस भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, और हमें क्या मिलना चाहिए, लीनियर ग्राफ मिलना चाहिए, लीनियर कर्व मिलना चाहिए। यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, ये हमारा हो गया, तो वो क्या होगा, स्टेटमेंट जो है वो ना ओवे हो रहा है। लेकिन अगर वही उसमें अगर डेविएशन होगा, अब डेविएशन हमने देखा दो तरीके हो सकते हैं, पॉजिटिव डेविएशन हो सकता है, नेगेटिव डेविएशन हो सकता है। पॉजिटिव डेविएशन ये होगा, और ये जब नीचे की तरफ जाएगा तो क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ा रहे लेकिन ऑब्जर्वेंस बढ़ रहा है क्या, नहीं, तो क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन। कंसंट्रेशन कम है लेकिन ऑब्जर्वेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स है जिसके ऊपर कुछ रीजंस हो सकते हैं, फैक्टर्स हो सकते हैं जिसमें जो डेविएशन है वो हमें मिल सकता है। पहला, सिविल रीजंस फॉर ऑब्जर्व डेविएशन फ्रॉम बियर्स-लैम्बर्ट्स लॉ आर एज फॉलोज। पहला है इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन। अब इंस्ट्रूमेंट की वजह से अगर डेविएशन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन कहेंगे। फैक्टर्स लाइक स्ट्रे रेडिएशन मतलब जो रेडिएशन आ रहा था, ठीक है, वो क्या है, स्ट्रे रेडिएशन, मतलब एक जैसा रेडिएशन नहीं है, उसको हम कहेंगे, उसकी वजह से क्या होता है, फ्लक्चुएशन हो सकता है और डेविएशन मिल सकता है। इम्प्रॉपर स्लिट ऑफ विड्थ, ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इनप्रॉपर स्लिट विथ, मतलब स्लिट मतलब क्या होता है, यहाँ पे से जब भी रेडिएशन पास होता है और बहुत सारी लाइट पास होती है, उसमें से ये जो है वो उसको स्लिट होने की वजह से क्या होता है, जो हमें नहीं चाहिए वो रेडिएशन वहाँ से पास नहीं होता, जो हमें चाहिए बस वही रेडिएशन पास होता है, तो उसके लिए हम स्लिट यूज करते हैं। और अगर हमने इनप्रॉपर स्लिट यूज किया तो डेविएशन हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्या है, फ्लक्चुएशन इन सिंगल बीम एंड व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट इज नॉट यूज कैन इन्फ्लुएंस द डेविएशन। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जब फ्लक्चुएशन हो, सिंगल बीम में क्या हो, फ्लक्चुएशन हो, या फिर मोनोक्रोमेटिक लाइट जो हमने यूज नहीं किया है, वो डेविएशन क्या हो सकता है, शो कर सकता है। नेक्स्ट है फिजिको केमिकल चेंजेस इन सोल्यूशन। फिजिको केमिकल मतलब उसका फिजिकल चेंजेस या फिर केमिकल चेंजेस हो रहा है सोल्यूशन के अंदर, तो उसको तभी भी डेविएशन हमें देखने को मिल सकता है। तो फैक्टर्स लाइक जैसे कि अगर सैंपल जो है वो एसोसिएशन शो कर रहा है या फिर डिसोसिएशन शो कर रहा है या फिर आयोनाइजेशन शो कर रहा है, मतलब आयोनाइजेशन मतलब जो चार्जेस, मतलब कंपाउंड जो सैंपल है उसमें क्या आ रहा है, चार्जेस आ रहा है, ये चेंज होने की वजह से। फॉल्टी डेवलपमेंट ऑफ कलर, जो क्योंकि सैंपल में कलर होगा, यूवी विजिबल है मतलब उसमें क्या होगा,
कलर डेवलप होगा तो उसकी वजह से भी क्या होगा, हमें इनकम्प्लीट रिएक्शन होने की वजह से हमें गलत रिजल्ट मिल सकता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट हाई कंसंट्रेशन, उसके वजह से फॉल्टी रिजल्ट मिल सकता है, या फिर कैन इन्फ्लुएंस सच डेविएशन। ये सब को हम क्या कहेंगे, फिजिको केमिकल चेंजेस इन सोल्यूशन। ठीक है, फिजिको केमिकल चेंजेस इन सोल्यूशन को हम डिटेल में समझते हैं। उसमें क्या कौन से फैक्टर्स, एसोसिएशन, डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन है। तो हम सब एक्सप्लेन करते, सब डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। एसोसिएशन का एग्जांपल देखते हैं पहले। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, जब दो मॉलिक्यूल जैसे कोई दो चीज़ें हों और उसको हमने क्या किया, एसोसिएट किया और दोनों क्या है एक साथ जुड़ गए, वो क्या होता है, एसोसिएशन होता है। ठीक है, तो एग्जांपल समझिए। मिथाइलिन ब्लू एट कंसेंट्रेशन ऑफ 10⁻⁵ मोलर एग्जिट एट मोनोमर एंड हैज अ लैम्बडा मैक्स ऑफ 660 नैनोमीटर। क्या बोल रहे हैं एग्जाम्पल में, कहते हैं मिथाइलिन ब्लू दिया है, अगर उसका कंसेंट्रेशन 10⁻⁵ मोलर है तो कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, मोनोमर की तरह एग्जिट कर रहा है। और उसका लैम्बडा मैक्स मतलब उसका वेवलेंथ मैक्सिमम कहाँ पे शो होगा, 660 नैनोमीटर में शो होगा। ठीक है, उसका पीक कहाँ पे देखने को मिलेगा, हमें 660 नैनोमीटर में देखने को मिलेगा। वही मिथाइलिन ब्लू एट कंसेंट्रेशन अबाउट 10⁻⁴ मोलर एग्जिट एज डाइमर, अगर उसका कंसेंट्रेशन हमने 10⁻⁴ से और बढ़ाया तो कैसे एग्जिस्ट करेगा वो, डाइमर या फिर ट्राइमर। डाइमर मतलब दो मॉलिक्यूल होंगे इसके, मिथाइलिन ब्लू के दो मॉलिक्यूल होंगे, ट्राइमर मतलब तीन होंगे। ठीक है, और उसका लैम्बडा मैक्स हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, 660 नैनोमीटर में देखने को मिलता है। ये क्या है, फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिल रहा है। ये क्या है, हमारा नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, एग्जाम्पल समझे एसोसिएशन का। नेक्स्ट है डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे। ये क्या है, डाइक्रोमेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट हमने सपोज यूज़ किया है। तो डाइक्रोमेट जो है वो ऑरेंज कलर है, जब ऑरेंज कलर में है तो वो क्या शो कर रहा है, वो लैम्बडा मैक्स कितने पे शो कर रहा है, 450 नैनोमीटर पे। हमने उसमें क्या डाला, H2 मॉलिक्यूल डाला, तो यहाँ पे 2H पॉजिटिव आयन फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे डिसोसिएशन मतलब जो क्रोमेट आयन है वो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। ठीक है, ब्रेक होने की वजह से मतलब उसका डिसोसिएशन हुआ तो कौन सा कलर हमें मिल रहा है, येलो कलर मिल रहा है। और लैम्बडा मैक्स कहाँ पे मिल रहा है, 410 नैनोमीटर देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसको पर यही जो एग्जांपल इसका स्टेटमेंट में दिया है। पोटेशियम डाइक्रोमेट इन हाई कंसेंट्रेशन एक्सिटाइज ऑरेंज सोल्यूशन, जब उसका कंसेंट्रेशन हाई होगा तो कौन से कलर में वो सोल्यूशन दिख रहा है, ऑरेंज सोल्यूशन है। और उसका लैम्बडा मैक्स कहाँ पे दिख रहा है, 450 नैनोमीटर में दिख रहा है। बट ऑन डाइल्यूशन, अगर हमने उसको क्या किया, डाइल्यूट किया, हमने क्या किया, H2 डाल के उसको डाइल्यूट किया, डाइक्रोमेट आयन से डिसोशिएट, डाइक्रोमेट आयन क्या हो गया, डिसोशिएट हो गया इनटू क्रोमेट आयन विच इज येलो कलर। कौन सा कलर शो हो रहा है, अब हमें येलो कलर का शो हो रहा है। उसका लैम्बडा मैक्स कितना आएगा, 410 नैनोमीटर। और एक एग्जाम्पल एक और समझते हैं, इनकम्प्लीट रिएक्शन। इनकम्प्लीट रिएक्शन क्या होता है, when sufficient time is not allowed for making absorbance measurement or when the readings are made when the color has faded away due to instability of color deviation can occur। क्या बोल रहा है, अगर हमने sufficient टाइम नहीं दिया, जो रिएक्शन हो रहा था, ठीक है, सपोज A+B रिएक्शन हो रहा था, मिलकर हमारा क्या बन रहा था, C बन रहा था, वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ था। ठीक है, तो ऑब्जॉर्बेंस जो है C का ऑब्जॉर्बेंस हमें देखना था, तो C का ऑब्जॉर्बेंस हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, उसका मेजरमेंट हमें नहीं मिलेगा। रीडिंग क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। फॉर मेकिंग ऑब्जॉर्बेंट मेजरमेंट और व्हेन द रीडिंग्स आर मेड विद द कलर हैज फेडेड, अगर रीडिंग्स कलर जो है वो फेड कलर हमने यूज़ किया है, इनकम्प्लीट रिएक्शन नहीं है, तो हमें जो मतलब जो रिएक्शन होगा वो उसकी वजह से क्या होगा, डेविएशन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, आपने नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक स्टेट से अलग दूसरे स्टेट में जाते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ठीक है, when molecule observe ultraviolet or visible light, its electron get promoted from the ground state to the higher energy state। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो मॉलिक्यूल्स है जब भी अल्ट्रावायलेट और विजिबल लाइट को ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रमोट होंगे, कहाँ से, ग्राउंड स्टेट से लेके हाई एनर्जी स्टेट में वो ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहते हैं। ठीक है, इसका हम नेक्स्ट पॉइंट है, द हायर एनर्जी स्टेट्स आर डेजिग्नेटेड एज हाई एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड ऑल्सो कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा ग्राउंड स्टेट क्या होता है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट में रह रहे हैं तो जो ऑर्बिटल होगा उसको हम क्या कहेंगे, बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहेंगे। वही जब हाई एनर्जी स्टेट में जाएगा तो उसको जो ऑर्बिटल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये ऑर्बिटल है, उस पर ये इलेक्ट्रॉन है, जब भी एक्साइट नहीं था तो वो ये ऑर्बिटल का नाम हो जाएगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये ऑर्बिटल का नाम हो जाएगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। वही जब एक्साइट हो जाएगा तो उसका नाम हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ठीक है, वही हाई एनर्जी स्टेट को हम क्या कहेंगे, मतलब जो एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसको हम क्या कहेंगे, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कहते हैं।
ठीक है। अब देख लेते हैं ये जो ऑर्बिटल्स है इसमें कौन से तरीके के इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो मोस्टली जो है वो 3 तरीके के इलेक्ट्रॉन्स हमें पढ़ना होता है, वो है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स और एन इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स क्या है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का ये सिंबल है, ये पाई इलेक्ट्रॉन का है और ये एन इलेक्ट्रॉन्स का है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स क्या है? दिस आर दी वंस प्रेजेंट इन सैचुरेटेड कंपाउंड्स। ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स में होंगे। सैचुरेटेड कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है? जो सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स होंगे वो सभी क्या होते हैं, उसमें कौन से इलेक्ट्रॉन्स होंगे? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उसमें क्या है? सिग्मा बॉन्डिंग है। ठीक है। नेक्स्ट है पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? दिस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स किस में पाए जाएंगे? जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होंगे उसमें पाए जाएंगे। पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या होता है? जिसमें क्या होती है? डबल बॉन्डिंग होती है या फिर ट्रिपल बॉन्डिंग होगी, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रॉन्स। एन इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है दीज आर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। ये कैसे इलेक्ट्रॉन्स है? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इन्होंने कोई बॉन्डिंग में इन्वॉल्वमेंट नहीं की है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है। विच आर नॉट इन्वॉल्व इन एनी बॉन्डिंग, वो कोई बॉन्डिंग उन्होंने नहीं की। एग्जाम्पल के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन जो कोई भी एटम है उसके ऊपर जो लोन पेयर्स होगा उसको हम क्या कह सकते हैं? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, या उसको हम डोनेट करते हैं एन इलेक्ट्रॉन्स से। जैसे कि सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हेलोजन्स पे क्या होते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है, अब इसी को हम डिटेल में समझते हैं क्या है। The anti-bonding orbital which is associated with the excitation of sigma electron is called sigma anti-bonding orbitals। ये क्या है? जब भी हम anti-bonding orbitals हम कब कहते हैं? जब वो एक्साइटेड स्टेट में, मतलब हाई एनर्जी स्टेट में जाता है, ठीक है, उसको हम एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कहते हैं। वो एक्साइटेशन वो किससे एसोसिएट है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को जब वो एक्साइट करेंगे तो क्या हो जाएगा? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कहेंगे। उसको इसका जो डोनेशन है उसको हम कैसे मतलब उसको हम कैसे बता सकते हैं कि ऐसा होता है? इसमें क्या होगा? एस्टेरिक होगा, सिग्मा के ऊपर क्या लगा होगा? एस्टेरिक का साइन लगा होगा, तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ठीक है। When sigma electrons is promoted to antibonding orbitals, it is represented at to sigma antibonding orbital। इसका साइन का मतलब क्या होता है? एंटी बॉन्डिंग होता है। और इससे यहाँ पे होगा तो ये क्या होगा? सिग्मा बॉन्डिंग का होगा। और यहाँ पे जो एस्टेरिक का साइन है उसका मतलब क्या होगा? एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन कहलाया जाएगा, ठीक है। मतलब ये ग्राउंड स्टेट में था सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? हाई एनर्जी स्टेट में है, मतलब ये बॉन्डिंग टू नॉन एंटी बॉन्डिंग सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन गया है, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। नेक्स्ट क्या है? व्हेन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, अगर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे, तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को हम इस तरीके से उसको डोनेट करेंगे। ये हमारा सेकंड टाइप है। नेक्स्ट, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स प्रमोटेड टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, तो उसको हम कैसे डोनेट करेंगे? पाई टू पाई ट्रांजिशन, पाई टू एंटी बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये क्या है? ट्रांजिशन होगा। नेक्स्ट, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन्स प्रमोटेड टू पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स एंड टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन को जो है वो डोनेट करते हैं, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये सब क्या है? हमारे 4 तरीके के ट्रांजिशन, सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, एन टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग और एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। इसी को हमें पढ़ना है डिटेल्स में। नेक्स्ट क्या है? अगर हम एनर्जी की बात करें तो इसमें से सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन से मतलब ट्रांजिशन में लगेगी? हमें सबसे ज़्यादा मतलब एनर्जी जो हमें लगने वाली है वो किस में लगने वाली है? हमें सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में लगेगी। क्योंकि इसमें सभी बॉन्ड्स कैसे सिग्मा बॉन्ड से बने हुए हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी, क्योंकि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा, तो इसमें हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमें एनर्जी देनी पड़ेगी एन टू सिग्मा वाले ट्रांजिशन में, नेक्स्ट पाई टू पाई और एन टू पाई वाले ट्रांजिशन में। नेक्स्ट हम इसको पढ़ते डिटेल में। पहला है सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। दिस इज हाई एनर्जी प्रोसेस सिंस सिग्मा बॉन्ड्स आर इन जनरल वेरी स्ट्रॉन्ग। क्या बोल रहे हैं? ये हाई एनर्जी प्रोसेस है क्योंकि सिग्मा बॉन्डिंग जो होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। The organic compounds in which all the valence shell electrons are involved in the formation of sigma bonds do not show absorption in normal UV region। क्या बोल रहे हैं? जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जो कि क्या है, जिसका ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि सिग्मा बॉन्डिंग से फॉर्म हुए हैं, और उसमें जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स है, अगर उसमें सिग्मा बॉन्ड्स है तो वो क्या करेंगे? अब्जॉर्प्शन नहीं शो करेंगे नॉर्मल यूवी रीजन में। नॉर्मल यूवी रीजन क्या है? 200 to 400 हमारा यूवी रीजन है और 400 to 800 हमारा विजिबल रीजन है।
तो यूवी रीजन हमारा 200 से जो 400 है, उस रीजन में जो है ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिग्मा बॉन्डेड है वो ऑब्जॉर्प्शन नहीं शो करेंगे। तो हम बता ही नहीं सकते कि ट्रांजिशन हो रहा है या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें जो एयर है जो उसको हमें रिमूव करना होता है, पूरी तरीके से एयर हमें रिमूव करना होता है, क्योंकि वो जो एयर है उसी की वजह से क्या होता है, ऑब्जॉर्प्शन जो है वो उस एयर का वो एयर जो है वो ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, जो यूवी रीजन है वो एयर ऑब्जर्व कर लेता है, वो मॉलिक्यूल नहीं शो कर पाता है। सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा सैंपल है और सैंपल में क्या है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स। हमने क्या दिया, यूवी लाइट दिया है। तो यूवी लाइट यहाँ का जो एयर प्रेजेंट होगा, जो मॉलिक्यूल में जो एयर प्रेजेंट होगा वो यूवी लाइट को ऑब्जर्व करेगा और हमें जो रीडिंग मिलेगी उसकी मिलेगी। ठीक है, हमें एयर की रीडिंग मिलेगी, हमें सैंपल की रीडिंग नहीं मिलेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, एयर को हमें पूरी तरीके से रिमूव करना पड़ता है, जिसके जो सैंपल जो है वो यूवी लाइट को ऑब्जर्व कर पाए। ठीक है, इसलिए टू स्टडी हाई एनर्जी ट्रांजिशन बिलो 200 माइक्रोमीटर द इंटायर पाथ लेन मस्ट बी इवैक्यूएटेड। हमें क्या करना है, पूरा इंटायर पाथ लेन को हमें क्या करना है, इवैक्यूएट करना है। द रीजन बिलो 200 MU इज कॉमनली कॉल्ड वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रीजन। उस रीजन को हम क्या कहते हैं, वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रीजन कहते हैं। समझा ये? ठीक है, इसका एग्जांपल समझिए। ये हमारा इथेन है, इथेन के यहाँ पे दो बॉन्डिंग, मतलब जो बीच में बॉन्डिंग शेयर होती है उनकी बॉन्डिंग है। सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन है। तो ये क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से क्या हो रहा है, एक्साइट हो रहा है। ठीक है, और ये हमेशा अब यहाँ पे सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशन कौन से रेंज में होगा, 200 से कम वाले में होगा, और कम भी होगा, और प्लस हमें क्या करना है, पूरी एयर को हमें इवैक्यूएट करना है, हमें वैक्यूम कंडीशन मेंटेन रखनी है। तो उसको हम क्या कहेंगे, वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रीजन। यहाँ पे विजिबल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि विजिबल जो है वो 400 to 800 है। तो सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन जो है वो 200 के नीचे ही होगा। ठीक है, तो याद रखना एग्जाम्पल्स को इस तरीके से, इसको हमें हमेशा क्या लिखना है, बिलो 200। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजिशन है N2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। N2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन क्या है, दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन टेक प्लेस इन सैचुरेटेड कंपाउंड। ये भी कैसे कंपाउंड्स में पॉसिबल है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स कंटेनिंग वन हेटेरो आइटम, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, एक हेटेरो आइटम होना चाहिए। नेक्स्ट, विथ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसके पास क्या है, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो। ठीक है, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट मतलब क्या प्रेजेंट हो, एन इलेक्ट्रॉन्स हो। सम कंपाउंड्स अंडरगोइंग दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन आर सैचुरेटेड हैलाइड्स। एग्जांपल के लिए क्या बताया है, जो कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जो N2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन शो कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिया है सैचुरेटेड हैलाइड्स, एल्कोहल, ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स, अमाइंस एक्सेट्रा। ये सब क्या है, सैचुरेटेड भी है, प्लस इनके पास क्या होना चाहिए, हेटेरो आइटम प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये एग्जांपल है। सच ट्रांजिशन रिक्वायर कंपेरेटिवली लेस एनर्जी देन दे रिक्वायर्ड फॉर सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इसमें कम एनर्जी रिक्वायर्ड है एज कम्पेयर टू जो हमने ऊपर वाला पढ़ा, तो सिग्मा टू सिग्मा, क्योंकि इसमें सभी बॉन्डिंग क्या हो रहे थे, सिग्मा बॉन्डिंग हो रही है। यहाँ पे जो बॉन्डिंग है, एक तो है वो नॉन बॉन्डिंग में है और एक जो है वो सिग्मा बॉन्डिंग में, तो इसका एनर्जी जो है वो हैज कंपैरिजन टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन लेस होगा। ठीक है, वाटर ऑब्जर्व एट 167 MU, मिथाइल अल्कोहल एट 174 MU। तो ये एग्जांपल्स बताए, वाटर जो है वो 167 MU में ऑब्जर्व हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल का 174 MU। इसमें हमें वैक्यूम कंडीशन मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए समझे, ये क्या हमारा हेटेरो आइटम, इसके पास क्या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। जब ट्रांजिशन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे पाई टू पाई ट्रांजिशन की। पाई टू पाई ट्रांजिशन क्या है, दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन अकर्स इन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, जो पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन है वो किस में होगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में होंगे। ठीक है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में होंगे, दैट इज इन कंपाउंड्स कंटेनिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। ठीक है, ये ऐसे पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन किस में शो करेंगे, जो कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स कंपाउंड होंगे, मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होंगे उनमें शो होंगे, और एरोमेटिक वाले कंपाउंड्स में भी ये क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो एक्साइटेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर स्मॉलर एनर्जी। जब हमें पाई इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करना है तो हमें कम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें लगती है एज कम्पेयर टू सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया अल्काइंस, कार्बोनिल कंपाउंड और साइनाइड्स। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे डबल बॉन्डिंग दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे जब पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन होगा तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी स्टेट में जाएंगे। ठीक है, समझाइए, इसमें एनर्जी जो है वो नेक्स्ट पहले दो वाले से कम लगेगी, क्योंकि इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है।
नेक्स्ट इज N2 पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। N2 पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन में क्या इन्वॉल्व होगा, एक पाई वाला होगा और एक जो है वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होगा। इन दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन एन इलेक्ट्रॉन ऑफ अनशेयर्ड electrons pair of heteroatom gets excited to pi antibonding orbital. This type of transition requires least amount of energy out of all the transition discussed above. Saturated aldehydes example यहाँ पे दिया है. So both type of transition, that is low energy N2 pi antibonding and high energy pi to pi antibonding occurring around 290 mu and 180 mu respectively. ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, N2 पाई एंटी बॉन्डिंग जो ट्रांजिशन है वो किस में होंगे, ऐसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में होंगे क्योंकि वहाँ पे पाई है, और किसके बीच में होगा, एक हेटेरोएटम्स के बीच में प्रेजेंट होगा। ठीक है, और इसमें सबसे कम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें लगने वाली, लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें लगने वाली बाकी सभी ट्रांजिशन के कंपेरिजन में। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे सैचुरेटेड एल्डिहाइड्स का एग्जाम्पल दिया है। अब ये जो एल्डिहाइड है वो क्या कर सकता है, बोथ टाइप ऑफ ट्रांजिशन शो कर सकता है। लो एनर्जी ट्रांजिशन एग्जाम्पल के लिए क्या है, N2 पाई, ये सबसे लो एनर्जी है, और हाई एनर्जी पाई टू पाई वाला एंटी बॉन्डिंग शो कर सकता है। अब यहाँ पे N2 पाई जो है वो कितने पे शो कर रहा है, 290 पे शो कर रहा है, और हाई एनर्जी जो है वो 180 पे शो कर रहा है। तो हमें क्लियर हो रहा है कि इसमें क्या है, कम एनर्जी मतलब ज़्यादा वेवलेंथ। ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी हाई वेवलेंथ हाई एनर्जी, ठीक है, सॉरी हाई फ्रिक्वेंसी हाई एनर्जी, ये और हाई वेवलेंथ लो एनर्जी। तो यहाँ पे वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है ना, तो इसमें एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसमें वेवलेंथ क्या है, कम है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, हाई एनर्जी इक्वल्स टू हाई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। वेवलेंथ ज्यादा होगी, हाई वेवलेंथ लो एनर्जी। ठीक है, क्योंकि इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है। अगर वेवलेंथ हाई फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी भी ज्यादा होगी। अगर वेवलेंथ ज्यादा होगा लेकिन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पे एग्जांपल समझ रहा है, यहाँ पे N2 पाई ट्रांजिशन है, उसके वेवलेंथ कितनी दिख रही, 290 दिख रहा है, और ये अगर हम पाई टू पाई की बात करें तो उसका वेवलेंथ कितना दिख रहा है, 180 दिख रहा है। ठीक है, अब इसको हम डायग्राम से समझते हैं क्या है, ये हमारा एनर्जी का है, इस तरफ एनर्जी है और इस तरफ हमारे जो हमने ट्रांजिशन बताया उसके बारे में। ट्रांजिशन में क्या दिख रहा है, यहाँ पे सिग्मा है, पाई है, एन है, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है, ये पाई एंटी बॉन्डिंग और ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है। अब यहाँ से हमें जब ट्रांजिशन कर रहे हैं तो हमें इतनी एनर्जी हमें लग रही है। नेक्स्ट हमें अगर हम N2 सिग्मा बात करें तो हमें इतनी एनर्जी लग रही है। ठीक है, और पाई टू पाई हमें इतनी एनर्जी लगेगी, और N2 पाई जो है वो हमें इतनी एनर्जी लगी। तो इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो हमारी एनर्जी यहाँ पे कम है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इतना समझा है, थैंक यू। बाकी का हम जो है वो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अगर मेरा वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो है फॉरएवर फार्मेसी, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।